देखो बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन के ऊपर ही पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम हमने शायद रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था और उसके ला पढ़े थे। तो एक बार मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करके और आपको आगे की क्लास के अंदर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो अपने पास एक टर्म आई थी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था बेटा कि रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे। रिफ्रैक्शन की बात करें बेटा, तो रिफ्रैक्शन रियल में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट रे का मुड़ना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। व्हेन लाइट पास वन मीडियम टू अनदर। ये बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर आपकी लाइट एक मीडियम से किस में जाती है? दूसरे मीडियम में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का जो कारण था बेटा, वो हमने पढ़ाया था आपको कि रिफ्रैक्शन का मेन कारण है, वो है बेटा आपके पास चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या पढ़ा था हमने? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। और दो चीज हमने पढ़ी थी कि कोई भी लाइट रे अगर रेयर से और डेंसर में आती है, तो वो बेटा आपके पास मुड़ती है टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ। और कोई भी लाइट रे डेंसर टू रेयर आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने केस पढ़ा था कि अगर रेयर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू अगर बेटा रेयर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। दूसरा हमने दो छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ी थी, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेटा आपके पास डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या पढ़ी थी बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। और दूसरा हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट, उसके लिए हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। बोलो बेटा, यहीं तक हमने पढ़ा था। इसके लिए तो वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसके अंदर हमें दोनों मीडियम लेने थे, कोई भी वैक्यूम में नहीं लेना था। बोलो बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे। यस सर। अब आज की क्लास में हम आपको आगे लेके चलते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। उससे पहले मैं छोटी सा एक बेसिक आइडिया आपको देना चाहूंगा कि जैसे आपके पास बेटा ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, ये μ1 और ये आपके पास μ2। और ये बेटा मैंने लिख लिया थोड़ी देर के लिए रेयर, और इसको लिखा मैंने थोड़ी देर के लिए डेंसर। अब कोई लाइट रे आई बेटा आपके पास, और वो लाइट रे यहाँ पे टकराई। यहाँ बेटा आपका काम था नॉर्मल डालना, और अगर ये रेयर है और ये अगर आपके पास डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी बेटा ऐसे। तो इसको एक लिखने का तरीका होता है बेटा, इसको लिखा जाता है μ2 1 और इसको लिखा जाता है μ2 बटा μ1। बताएंगे कैसे? देखो, इसको एक लिखने का तरीका है कि आपके पास इस मीडियम का नाम है μ2 और इसका नाम है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये लाइट रे बेटा एंटर कर रही है दूसरे मीडियम में इसमें, और ये आ रही है कहां से? पहले मीडियम से। तो जिस मीडियम में बेटा ये एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा। तो इसको लिखोगे तब आप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड और विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इसको क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये इसका मीनिंग होगा कि जिसमें लाइट रे पहुंच रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां से लाइट आई है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, जिसके अंदर लाइट पहुंच रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां से आई है उसके रेस्पेक्ट में। तो इसको लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। सेकंड में पहुंची है, कहां से आई है? फर्स्ट से। तो इसको लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसको लिखने का तरीका है बेटा μ2 बटा μ1।
जैसे मैं ये लिख देता 2μ1, तो इसका मतलब आता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट और विद रेस्पेक्ट टू बेटा सेकंड। और इसको अब कैसे लिखते हैं हम, μ1/μ2। बोलो क्या लिखते हैं हमें, μ1/μ2। तो ये भी एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। क्या है बेटा आपके पास है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि जिसके अंदर लाइट एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां से लाइट आएगी उसके रेस्पेक्ट में, उसके क्या लिखना है, रेस्पेक्ट में। तो इसमें सेकंड में एंटर करी थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसमें अगर फर्स्ट में एंटर करेगी तो विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, और इसको लिखने का तरीका बेटा μ2/μ1, और इसको क्या लिखेंगे, μ1/μ2। थैंक यू बेटा दीपक, थैंक यू। बोलो बेटा ये टर्म समझ में आ गई, ये हम आगे यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले ही पार्ट में यहीं पे समझा दिया। कर लोगे बेटा, ये 10वीं क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं। और नेक्स्ट बेटा आपके पास देखिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब सभी बच्चे हेडिंग बना लें, और मोस्ट इंपोर्टेंट आप डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और नोटबुक बेटा अपनी साथ रखें, इसके अंदर लिखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थैंक यू बेटा साहिल, थ्रो ए रेक्टेंगुलर गिलास। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एक गिलास स्लैब में रिफ्रैक्शन के लिए। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर गिलास, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर glass slab having thickness T। एक रेक्टेंगुलर गिलास स्लैब है जिसकी थिकनेस T है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on a surface with angle of incidence I1 के नाम से लिखें I। कि हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली बेटा जिसकी थिकनेस T है, और एक रे ऑफ लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करती है विद एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब प्रत्येक विद्यार्थी बेटा लिखना बंद करें और स्क्रीन के ऊपर ध्यान दें। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, क्योंकि इसका जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखें बेटा। सबसे पहले हमको एक क्या लेनी है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेनी है बेटा। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ली जिसकी थिकनेस T है, हमने T लिख दिया। एक रे ऑफ लाइट ली बेटा, ये रे ऑफ लाइट ये यहाँ पे टकराई, इसका नाम यहाँ पे K लिख दिया, और इस पॉइंट पे इसका नाम L लिख दिया। तो इस लाइट रे का नाम भी बन जाएगा अपने पास KL। ठीक है, पहला काम अपना बेटा नॉर्मल डालने का होता है। अब आप खुद देख पा रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये एयर है, ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा है बेटा ये गिलास है, और फिर बाहर आओगे तो किस में आओगे, एयर। ठीक है, ये एयर है बाहर, फिर बेटा क्या है, गिलास है अंदर, फिर बाहर किस में आएगी, रे एयर में। तो शुरुआत में रे एयर टू कहाँ जा रही है, गिलास, एयर टू कहाँ जा रही है, गिलास। आपके पास दूसरा
एयर टू गिलास जा रही है और फिर गिलास टू क्या आएगी, एयर। और बात करते हैं सबसे पहले कि एयर टू गिलास मतलब रेयर टू डेंसर। तो एयर काम करेगी, एयर जो काम करेगी वो काम करेगी एज ए रेयर मीडियम, गिलास जो काम करेगा वो एज ए डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर बताओ बेटा किधर मुड़नी चाहिए, ये टुवर्ड्स, टुवार्ड्स, शाबाश। तो हम इसको मोड़ेंगे टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे मुड़ गई, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया थोड़ी देर के लिए एंगल I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। और ये जो एंगल आपके पास है इसको मैं साइड में लिख देता हूँ एंगल R1। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 लिखा था हमने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अब बताओ फिर अपना काम है नॉर्मल डालने का, ये हमने फिर नॉर्मल डाला। अब आप मेरे को बात बताएंगे तो ये गिलास क्या था बेटा, डेंसर, और एयर क्या था डेंसर, बेटा, डेंसर टू रेयर, रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये केस बनेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको थोड़ी देर के लिए मैं I2 लिख लूं और इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या लिख लूं, R2 लिख लूं। बोलो बेटा समझ में आई मेरी बात। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर डालनी रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 से एयर टू गिलास था इसलिए रेयर टू डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर दोबारा से गिलास टू एयर डेंसर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये केस आपके पास मिला है। अगर बेटा ये रे यहां अगर रिफ्रैक्शन नहीं करती तो इस गिलास स्लैब में आपको देखने को मिला है कितने रिफ्रैक्शन हुए हैं बेटा, 2। गिलास स्लैब में कितने रिफ्रैक्शन हुए हैं, 2। एक आपके पास एयर टू गिलास और एक गिलास टू एयर, ठीक है बेटा। अब अगर ये रे यहां नहीं मुड़ती, ये रे यहां नहीं मुड़ती तो मैं इसको कह सकता था कि ये रे सीधी निकलनी थी। अगर ये रे यहां नहीं मुड़ती तो ये रे सीधी निकलनी थी कि नहीं निकलनी थी बेटा, ये रे यहां मुड़ी तभी तो बेंड हुई, अगर नहीं बेंड होती तो ये बिल्कुल क्या हो जाती, सीधी। इसका मतलब अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे कहां जानी थी, बिल्कुल सीधी, बोलो जानी थी। और एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं बेटा, इसको नॉर्मल को यहां लगा देते हैं L डैश, इसको पॉइंट को हमने क्या लिख लिया L डैश, और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं लिख लेता हूं M। यहाँ एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, ये I2 है, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने M, इस पॉइंट का नाम दिया हमने M, और यहाँ परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने N डैश। एक बार फिर देखें, सबसे पहले एंगल I1, फिर एंगल आपके पास R1, ये, और जो ये एंगल है बेटा, ये जहां पे मेरा माउस आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल है बेटा I2 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे एंगल है बेटा आपके पास R2। अगर ये यहाँ नहीं मुड़ती तो ये रे बिल्कुल सीधी जाती, और जब ये रे बिल्कुल सीधी जाती तो इसका मतलब ये कहीं डेविएट नहीं होती, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताएं थोड़ी सी, कि अगर कोई रे 50 डिग्री से आके टकराए और 30 डिग्री से मुड़ जाए तो उसके अंदर कितना एंगल ऑफ डेविएशन हुआ बेटा, 20 डिग्री। बोलो कितना हुआ, 20 डिग्री। तो यहाँ पे ये रे I1 से टकराई, R1 से मुड़ गई, तो ये इतनी, अगर ये नहीं मुड़ती तो ये यहाँ पे सीधी जाती कि नहीं जाती। तो जो ये एंगल है जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, ये एंगल बेटा कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि अगर ये सीधी जाती लेकिन ऐसे मुड़ गई, इतना मतलब इतने अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगी, अपने पाथ से क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट। तो ये चीज क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा डायग्राम समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। अब देखें, बात करते हैं हम इसकी के ऊपर। सबसे पहला केस हम यहाँ पे यूजिंग करेंगे स्नेल्स लॉ बेटा, और ध्यान से समझते जाना है कि एक स्टेप यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की बात करता हूं तो आपके पास आता है साइन ऑफ I साइन ऑफ R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही कहता है स्नेल्स लॉ। एक बार पहले वाले सरफेस के लिए लगाएंगे बेटा, तो क्या लगाएंगे, I की जगह क्या पुट करेंगे, I1। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, I1। नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है अपने पास, R1, तो साइन ऑफ R।
आप मेरे को एक बात बताएं, थोड़ी देर में अभी अभी पहले हमने पढ़ी थी, रे पहले किस में एंटर कर रही है? बोलो बोलो बेटा। गिलास में। ग्लास में। कहां से एंटर कर रही है? एयर एयर से। से। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर। म्यू जी बटा म्यू ए। और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? रिफ्रैक्टिव म्यू इंडेक्स ऑफ जी गिलास विद। ऊपर। बोलो समझ में आ गई मेरी बात? तो यही था पहला आपके पास यस। जो अपने स्नेल्स लॉ लगाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या लिखने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों तरीके ठीक हैं। सेम आप एक बार दूसरे सरफेस के लिए यही लॉ लगाएंगे। दूसरे सरफेस के लिए लगाएंगे तो साइन ऑफ I2। बोलो साइन ऑफ I2। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे? I2, जो मैंने ग्रीन कलर से लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कलर से लिख रखा I2। यहाँ पे नीचे कितना है बेटा? R2। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे साइन ऑफ R2। बोलो बनेगा? बताओ बेटा इसको क्या लिखेंगे अब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में एंटर करेगा? एयर में। एयर तो विद रिफ्रैक्टिव रिस्पेक्ट इंडेक्स टू ऑफ ग्लास। एयर और विद रिस्पेक्ट टू गिलास, और इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। बोलो दो चीज समझ में आई कि नहीं आई? कर लोगे? एक बार रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर का केस निकाला है और एक बार रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर। थैंक यू बेटा दीपक। बोलो दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक कर लेंगे? तो यहाँ तक सभी बच्चों ने उतार लिया था? एक बार रेज योर हैंड्स करें, फिर हम आगे लिखते हैं, क्योंकि इसको रफ नहीं कर पाएंगे कंप्लीट को, क्योंकि डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें। सर रुको 1 मिनट। हाँ बेटा आराम से उतार, आराम से उतार लें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। रुको सर। हाँ बेटा उतार ले, कोई बात नहीं, आराम से उतार। लेकिन माइक ऑफ रखें बाकी बच्चे बेटा, माइक ऑफ रखें। रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं बेटा ये, इसमें बोल लेना। जब जरूरत पड़ती है तो मैं ही आपको बोल जाता हूँ, उस टाइम आपको बोलना पड़ता है। और नया टाइम टेबल आपके पास मिल गया होगा बेटा, इसमें 4 दिन आपकी लाइव क्लास होंगी। जो आपके पास टाइम टेबल है, जैसे फिजिक्स की क्लास है वो सोमवार को और बृहस्पतिवार को नहीं होगी बेटा, ठीक है। इसमें आप कोई बच्चा रह जाता है लाइव क्लास में तो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है। अब कर दो बेटा। यस सर। देखो अब देखें ना बेटा, ये दो इक्वेशन हमने यहां से बनाई है। अब सपोज दैट मैं इस पॉइंट के ऊपर यहां एक मिरर लगा देता हूं। मिरर 90 डिग्री के ऊपर आके इंसिडेंट करेगी मिरर। अब आपने रिफ्लेक्शन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बेसिक आपको बताया था कि कोई भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है वो सिर्फ मिरर में होता है। अगर रे यहाँ पे आके टकराएगी जितने एंगल से, तो उतने एंगल से वो वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर वो आके टकराई, टकराने के बाद वो वापस चली गई, तो वापस इसी रास्ते से चली जाना, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मैंने यहाँ पे एक मिरर लगाया और मिरर के ऊपर रे आके टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ और वापस उसी रास्ते से चली गई। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? आफ्टर मैनी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रे रिट्रेस देयर पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे ही ये टकराई
टकराने के बाद एज इट इज वापिस सेम पाथ से और यहां पहुंच गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको कहा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिसके अंदर देखो बेटा रिफ्लेक्शन भी हुआ और रिफ्रैक्शन भी हुआ, दोनों केस हुए यहाँ पे। तो कहता है कि आफ्टर मैनी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अगर वो रे वापिस उसी पाथ से और अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच जाती है तो वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ, उसी रास्ते से वापस जाना क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब आप एक बार फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब ये रे बेटा वापस जाएगी, ये एरो लगाया मैंने, वापस जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ अब की बार कौन बनेगा, बताओ बेटा, R2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन बनेगा, I2, शाबाश। I2. तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लगेगा अपने पास, साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I2। अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे किस में जाएगी पहले, Plus. ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास और विद रेस्पेक्ट टू एयर, और इसको लिख सकते हैं म्यू जी और ए, और ये इक्वेशन आ गई। Sigma P. देखो अब हम गिलास तक की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इसी सरफेस का रिफ्रैक्शन लिया नीचे वाले सरफेस का, इसलिए हमने क्या लिखा है, म्यू जी बटा म्यू ए। अगर बाहर वाले सरफेस की बात करते तो हम यहाँ पे लिखते हैं म्यू ए बटा म्यू जी। ठीक है, क्योंकि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 और I2 लिए हैं, तो नीचे वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, ना कि ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाया है, तो इसका मतलब है कि वो इंसिडेंट करेगी R2 से और अंदर रिफ्लेक्ट करेगी I2 से, इसी सरफेस के ऊपर लगाओ सिर्फ, तो साइन I2 बटा R2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर। बोलो बेटा कर लेंगे, ये कंडीशन अपने पास यहां से निकल के आई है। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो कर लोगे बेटा। Yes, sir. अब देखना, बात करते हैं हम यहां से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे एक बार, देखो 2 बेटा ये है और 3 बेटा ये है, इनको मल्टीप्लाई करो आप, देखो साइन ऑफ I2 साइन ऑफ R2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ R2 साइन ऑफ I2, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर ली। इसका ये ले लो बेटा, ये हिस्सा जो मैंने अभी मार्क किया है, जी म्यू ऑफ ए, और इसका ये ले लो ए म्यू ऑफ जी। बोलो आ गया, कैंसिल कर दो, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल आ जाएगी, और इसको आप लिख सकते हैं जी म्यू ऑफ ए इंटू ए म्यू ऑफ जी इक्वल टू किसके बराबर आया, 1। बोलो किसके बराबर आया बेटा, 1। और इसको यहां से जब आप लिखेंगे तो इसका रियल में मीनिंग क्या निकल के आया, ए म्यू ऑफ जी इज इक्वल टू जी म्यू ऑफ ए। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो बेटा यहां तक का रिजल्ट समझ में आया। कुछ नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इक्वेशन थर्ड और सेकेंड को मल्टीप्लाई करने के बाद एक रिजल्ट निकल के आया है कि ए म्यू ऑफ जी इक्वल टू जी म्यू ऑफ ए। सॉरी बेटा हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये सेम चीज लिख दी है, ये लिखना था मैं यहाँ पे ए म्यू ऑफ जी, ये आएगा। ठीक है, तो ए म्यू ऑफ जी, तो ये नीचे चला जाएगा बेटा। ठीक है, ये वैल्यू, तो इसका रियल मीनिंग देखो क्या निकल के आया, इस चीज का मीनिंग क्या निकल के आया, तो इस चीज का मीनिंग आप यहां से देख पाएंगे। तो इस चीज का मीनिंग बेटा ये निकल के आया है, देखिए ध्यान से, इस चीज का मीनिंग बेटा ये आया है कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर, अगर आपके पास 3/2 है, कितना है बेटा, 3/2। ध्यान से समझना, इसका मीनिंग क्या निकल के आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना है, 3/2। तो अगर आपसे पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और विद रेस्पेक्ट टू गिलास कितना होगा, आप ही दूर आ जाओ, ठीक है, तो दूर इसका माइक ऑफ करें,
अगर हम यहाँ से निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालें तो ये बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल के आया है। यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आया है कि अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उल्टा निकालोगे तो सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, सिर्फ रेसिप्रोकल। तो ये कंडीशन तो पहले ही निकल के आई है और ये फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया है कि जी म्यू ऑफ ए रेसिप्रोकल होगा ए म्यू ऑफ जी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं बेटा, कर लेंगे? यहां तक उतार लिया? यहां तक उतार लिया सभी बच्चों ने? ना सर। जल्दी उतारे बेटा। शाबाश, जल्दी जल्दी उतारे बेटा, इसको कंप्लीट नहीं होगा नहीं तो बड़ा डेरिवेशन है। बेटा माइक ऑफ करें, मैंने पहले बताया था पहला काम माइक ऑफ करें। रब कर दे बेटा। देखें, नेक्स्ट हम बात करते हैं और नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या निकल के आता है, एक चीज यहाँ पे हम ज्योमेट्री यूज करेंगे। आप एक बात ध्यान से देखना कि डायग्राम से फ्रॉम फिगर, इस फिगर से क्या मैं एंगल R1 और एंगल I2 बराबर लिख सकता हूं? एंगल R1 और एंगल I2, बोलो बेटा लिख सकते हैं? Yes, बेटा sir. ये अल्टरनेट एंगल है। कैसा Yes, एंगल है? अल्टरनेट एंगल। डायग्राम से देखना बेटा कि एंगल R1 ये वाला और एंगल I2 ये वाला, जहां मेरा माउस है अभी, R1 और I2 दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल, और दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये वैल्यू बेटा अपने पास निकल के आई है तो आप एक बार देखना, सबसे पहले कंडीशन आपको यहां से लगानी है। आप एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो मैं आपको आपके सामने लिख रहा हूं, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं बेटा, इस सेकंड भी हम रफ कर देते हैं। और इसको हम लिख लेते हैं, ये यहाँ पे बेटा थी आपके पास म्यू जी बटा म्यू ए, और इसको लिखा था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और थर्ड इक्वेशन अपने पास थी, वो बेटा अपने पास क्या थी, साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ I2 बराबर यही थी म्यू जी बटा म्यू ए और बराबर जी म्यू ऑफ ए। बोलो बेटा यही थी इक्वेशन जो हमने निकाल चुके हैं। तो एक बार देखना कि अगर R1 और I2 में बराबर ले लो, R1 और I2 की वैल्यू मैं यहां से अगर बराबर ले लूं, तो आप एक बार देखना बेटा कि ये दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हैं। आप देखना एक बार जरा, बोलो है कि नहीं है? Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड भी 100% क्या होंगी, इक्वल। Equal. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी को हम कंपेयर करते हैं। तो यहां से मैं लिख लूं, यहां से साइन ऑफ I1 साइन ऑफ R1 साइन ऑफ R2 और साइन ऑफ I2, बोलो बन जाएगा। जब ये वैल्यू बेटा अपने पास बनेगी तो इसको अब हम आसानी से लिख सकते हैं, बोलो साइन ऑफ I1 साइन ऑफ R1, तो साइन ऑफ I1, बोलो आप ही तो कह रहे हो कि R1 की वैल्यू किसके बराबर बेटा, I2,
तो क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ I2। यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ R2 और साइन ऑफ I2। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? कर लोगे? कुछ नहीं किया, सिर्फ R1 की वैल्यू को क्या पुट किया बेटा, I2 से I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बोलो क्या निकल के आया, साइन ऑफ I1 और साइन ऑफ R2। इसका मतलब I1 बराबर किसके आया, R2। और इसका मतलब क्या निकल के आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ अमर्जेंट। बोलो मेरी बात समझ में आई बेटा? इसका मतलब क्या निकल के आया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ अमर्जेंट के बराबर होना चाहिए। R2 क्या है, अमर्जेंट एंगल, बाहर निकलने वाला एंगल, कंप्लीट रिफ्रैक्शन करके। तो अगर किसी भी ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा, ग्लास स्लैब में क्या करवाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा, तो 100% एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ अमर्जेंट की। किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ अमर्जेंट की। बोलो बेटा कर लेंगे? एक बार यहां तक सभी उतार लें, ये हमने प्रूफ कर दिया है, सभी बच्चे उतार लें। जल्दी से उतारे बेटा यहां तक। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन आ गई कि किसी भी अगर गिलास स्लैब से बेटा आप रिफ्रैक्शन करवाओगे तो गिलास स्लैब से रिफ्रैक्शन एक ही कंडीशन में होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ अमर्जेंट के। ये नेसेसरी कंडीशन बन गई किसी भी गिलास स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाने के लिए। बोलो बेटा बन, यहां तक कर लोगे? यस। देखिए नेक्स्ट आपके पास, रब कर दो बेटा। नो सर। लिखो बेटा जल्दी से लिखो। हो गया सर। थैंक यू थैंक यू। देखो बेटा देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास बेटा इसी का ही एक्सप्रेशन आता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या कई जगह इसको लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, लेटरल शिफ्ट लिखा जाता है। लिखें, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड एक्चुअल रे। क्या होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे और एक्चुअल रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो मैंने आपको कहा था बेटा, जो ब्लू कलर से मैंने डॉट लगा रखे हैं, कि अगर ये लाइन यहां नहीं मुड़ती थी, सीधी निकलती, और जो ग्रीन कलर की लाइन है बेटा नीचे ही नीचे, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। तो आप देखो ये अगर सीधी निकलती थी, इसके पैरेलल जा रही है, क्या जा रही है, पैरेलल। तो पैरेलल है तो इसका मतलब हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या है इसकी, इक्वल। हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी इसकी, इक्वल। तो मैंने इस एम पॉइंट से, देखो ये एम पॉइंट है आपके पास, एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, एन डैश, क्या डाला अपने पास, एन डैश। तो आप कहीं से भी देखो डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। तो ये आपके पास जो डॉट वाली लाइन है ये एक्चुअल रे,
जो ग्रीन वाली लाइन है बेटा ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको किस नाम से लिखोगे आप? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलो किस नाम से लिखोगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर डालना, तो परपेंडिकुलर एम से एन डैश, तो मेरे को इसी की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार मैं ट्रायंगल निकालू बेटा यहाँ से, एल एम और एन डैश। आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल एल एम और एन डैश। देखो बेटा ये पॉइंट तो हो गया एल, ये पॉइंट बेटा हो गया एम, और ये पॉइंट हो गया बेटा एन डैश। बोलो देख पा रहे हैं एल एम और एन डैश। और इस ट्रायंगल से एक बार आप साइन डेल्टा निकालो बेटा। क्या निकालो? एक बार साइन डेल्टा। जब आप इस ट्रायंगल से साइन डेल्टा की वैल्यू निकालोगे तो साइन डेल्टा बेटा आप कैसे निकाल सकते हैं? साइन डेल्टा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो ये है बेटा आपके पास डेल्टा एंगल, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो एम और एन डैश तो हो गया परपेंडिकुलर, हो गया बेटा। हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर डाला किस पे है? एल से लेके एन डैश, तो एल से लेके एन डैश तो बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या बचेगा? एल से लेके एम, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो पहली इक्वेशन बन गई साइन डेल्टा, क्या निकल के आया? एम एन डैश बटा एल। बोलो बेटा कर लोगे? और यहां से एम एन डैश निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एल एम इंटू साइन डेल्टा। बोलो, और एम एन डैश ही क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसे ही अगर मैं एक दूसरी ट्रायंगल मानू एल एल डैश और एम, देखो आपके पास नजर आ रही है एल एल डैश और एम। डायग्राम में देखें, ये एल है, ये पॉइंट बेटा एल डैश है, और ये पॉइंट एम है। ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल है? एल एल डैश और एम। इस ट्रायंगल से एक बार बेटा आप कोस R1 निकालें। कोस R1, कोस R1 जब निकालेंगे तो कोस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल अगर R1 है, ये एंगल R1 है, तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस आपके पास L से लेके L डैश, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इसमें? L से लेके L डैश। हाइपोटेन्यूज बेटा L से लेके M, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? L से लेके M। आपको यहाँ क्या चाहिए? आपको यहाँ LM चाहिए, तो LM की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एल एल डैश बटा कोस R। बोलो क्या आएगा? एल एल डैश बटा कोस R1। और आप एक चीज यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे पहले कि एल और एल डैश की वैल्यू क्या है? टी, थिकनेस। बोलो एल और एल डैश यहां से लेके यहां तक क्या है? थिकनेस। तो एल एम की वैल्यू टी बटा कोस R1, टी बटा कोस R1। एल एल डैश क्या है बेटा? थिकनेस, तो इसको लिखा टी बटा कोस R1। यहां पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास निकल के ये वैल्यू एम एन डैश इज इक्वल टू एल एम की बेटा टी बटा कोस R1 और इनटू क्या लिखा? साइन डेल्टा। और सोल्व कर सकते हो, टी बटा कोस R1, और मैंने आपको बताया था डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंस माइनस रिफ्रैक्शन। तो इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ I1 माइनस R1। क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ I1 माइनस का R1। ये फॉर्मूला होता है बेटा लेटरल शिफ्ट के लिए। किसके लिए होता है? लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट रियल में क्या थी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी बेटा रिफ्रैक्टेड रे और एक्चुअल रे के बीच की। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे और एक्चुअल रे। और रिफ्रैक्टेड रे और एक्चुअल रे की बात करें तो एक एल एम और आपके पास ट्रायंगल मान ली एन डैश, दूसरी ट्रायंगल एल एल डैश और एम। तो एक से बेटा हमने साइन डेल्टा निकाला है, एक से हमने कोस R1 निकाला है, और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, बोलो बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन आपका खत्म हो चुका है। सर एक बार फिर से बताओ। एक बार देख लें दोबारा। ट्रायंगल हमने एल एम और एन डैश है, इससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच। ये आपकी एक्चुअल रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एम से लेके एन डैश। तो इस ट्रायंगल से एल एम और एन डैश ट्रायंगल से हमने साइन डेल्टा निकाला।
तो साइन डेल्टा निकाला तो बेटा परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज एल से लेके आपके पास एम हो गया, एल से लेके एम आपकी, तो ये वैल्यू आ गई एम एन डैश बटा एल एम। लेकिन हमें पता था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या है, एम से लेके एन डैश, एम से लेके एन डैश इंटू एल एम गुणा साइन डेल्टा, लिख लिया। इसके बाद दोबारा ट्रायंगल लाई हमने, और वो ट्रायंगल है एल, एल डैश और एम, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमने निकाला कोस R1, क्या निकाला, कोस। कोस निकालेंगे तो थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, एल से लेके एल डैश हो गया बेस, और एल से लेके एम हो गया हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में। तो एल एल डैश की वैल्यू तो होगी टी, आपने लिखी टी, और इसके बाद हम एल एम चाहिए था तो टी बटा कोस R1, क्या बना, टी बटा कोस R1, और यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हमें, ये इक्वेशन निकल के आ गई। साइन डेल्टा को तोड़ लिया, साइन डेल्टा आ गया साइन I1 माइनस का R1, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन आया आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलो बेटा, कर लेंगे? यस सर। तो आपको कल यही टॉपिक करके देखना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए गिलास स्लैब, जिसके अंदर हमने 3 रिजल्ट पढ़े हैं। पहला रिजल्ट बेटा आपने पढ़ा है ए म्यू ऑफ जी, रेसिप्रोकल पढ़ा है जी म्यू ऑफ ए, पहला रिजल्ट ये पढ़ा है। दूसरे रिजल्ट की बात करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 वो बराबर पड़ा है एंगल ऑफ इमर्जेंट, 2 कंडीशन, और तीसरी हमने लेटरल शिफ्ट इसी के अंदर, और तीनों को आपको अच्छे से डायग्राम बना के, और तीनों को आपको अच्छे से समझना है। आज की क्लास बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, और अच्छे से आपको ये टॉपिक करना है, कल हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक्स बेटा। बाय सर।